नमस्कार दोस्तों। आज हम अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 अधिकार हैं। यह प्रारंभ में 7 थे, किंतु 7वां अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और छुट्टियों से जो है अब आपने जो है अलविदा कह कर के वापस अपनी तैयारी में लग जाना है या लग गए होंगे। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। तो दोस्तों, क्या होती है अभिव्यक्ति? और हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य स्वतंत्रताओं को पढ़ेंगे ही, लेकिन अभिव्यक्ति के संदर्भ में आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा कि अभिव्यक्ति हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम बोल करके कर सकते हैं, नाटक करके कर सकते हैं, है ना। हम फिल्मों के माध्यम से किन्हीं विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। चित्रावलियों के माध्यम से या चित्र बना करके, पेंटिंग्स बना करके अपने विचारों को, है ना, अपनी है ना, कल्पनाओं को जो है हम उकेर सकते हैं। इसके अलावा मान करके चलिए कि हम भाव भंगिमाओं से भी अपने विचारों को लोगों के समक्ष रख सकते हैं। ये अलग अलग माध्यम होते हैं जिनसे हम अपने अंतर्भावों को, या यूँ कहूँ कि मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उनसे जो है एक तरह से संचार करते हैं, या अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपने वॉल्टेयर का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन सुना होगा कि भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा में मरते दम तक करूँगा। देखिए दोस्तों, ये कोटेशन अपने आप में कितना विस्तृत है, कितना अपने आप में गहरे भावों को समेटे हुए है कि भले ही आपके विचार और मेरे विचार मेल नहीं खाते हो, दोनों में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं हो, दोनों मतों में, मेरे और आपके मतों में मतभेद हो, लेकिन फिर भी मैं आपके विचारों को प्रकट करने की आपकी आज़ादी को नहीं छीन सकता और आप मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की आज़ादी को अभिव्यक्त करने से नहीं रोक सकते, या नहीं रोकने की भावना आपके और मेरे मन में हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी का आशय ये है कि हम मतलब एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखें, है ना। हो सकता है ऐसे कोई विचार सामने वाला रखता हो जिनसे हम सहमत नहीं हैं, उसके विपरीत हमारे विचार हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला अगर वो विचार व्यक्त कर रहा है तो हम उसके विचारों को पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाएं या उनसे झगड़ा करने लगे, या उनसे किसी प्रकार का मतांतर होने के कारण उनसे मन भेद करने लगे। तो इस देश में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही विविधता है, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। सांस्कृतिक आधार जब शब्द इस्तेमाल किया तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे भाषा, रहन सहन, खान पान, है ना, बोलचाल, इन सब में भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद प्रत्येक भूभाग पर रहने वाले लोगों को अपने या प्रत्येक धर्म के या संस्कृति को मानने वाले या परंपराओं को मानने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम सम्मान करेंगे और ऐसा ही वो हमारे प्रति भाव रखेंगे। हम ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन हो।
तो दोस्तों अभिव्यक्ति का आशय हमने यहाँ पर समझा कि अपने विचारों को प्रकट करना। अब हम इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लें कि अनुच्छेद 19 जो है वो अ, अन्य कौन सी स्वतंत्रताएं जो है देता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 अधिकार वर्तमान में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और प्रारंभ में ये 7 थे, लेकिन 7वां अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि 19(1) क जो है वो कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, है ना, मतलब वो अंदर से कैसे हैं, कैसे विचार रखते हैं, उनके अंदर क्या कलाएं हैं, उस तमाम तरह की चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। या सरकार के भी, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि किसी प्रकार के फैसलों पर अपनी राय को भी प्रकट करते हैं, है ना। भले ही किसी भी प्रकार के मामले किसी के लिए सही हो या गलत हो, लेकिन हम इसमें देश के नागरिकों को दो धड़ों में एक तरह से विभाजित पाते हैं या बटा हुआ पाते हैं, जो किसी नियम या सरकार की किसी प्लान या योजना का समर्थन करते हुए मिलते हैं और कुछ जो है उसका विरोध करते हुए मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी अभी जस्ट मध्य प्रदेश सरकार, माफ़ कीजिएगा, कि भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर जैसी योजना जो है वो एक तरह से लॉन्च की और उसमें आपने देखा कि देश के जो युवा थे, कुछ युवा जो है उसके पक्ष में थे और कुछ युवा जो है उसके विपक्ष में खड़े थे। लेकिन सरकार ने इस कानून को एक तरह से, या यूँ कहूँ कि इस योजना को एक तरह से लागू किया और अमल में लाया। लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में लोगों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। मतलब लोग अपने विचारों को रख सकते हैं, बहुत सामान्य सी बात है और बहुत सामान्य सी भाषा में अगर हम आप इस चीज़ को समझें। आर्टिकल 19(1) क में हमने देख लिया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत देखिए ये निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है हमें अप्रत्यक्ष रूप से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल जाती है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, यहाँ दोस्तों गारंटी लिखा हुआ है, इस शब्द को आप स्वतंत्रता समझें कि स्वतंत्रता जो है कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, बोलने से थोड़ा सा बड़ा या व्यापक शब्द है अभिव्यक्ति, जिसे लिखकर, नाटक या फिल्म के माध्यम से, पेंटिंग से, हाव भाव आदि माध्यमों से अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, है ना, अपने अंतःमन में जो एक तरह से अंतःकरण में जो चलने वाले भाव हैं उन्हें अभिव्यक्त करने के माध्यम या तरीके जो होते हैं वो एक तरह से अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। आप समझ ही रहे हैं कि ये जो हम न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और तमाम तरह के नए नए या अलग अलग विचारों को पढ़ते हैं, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो है एक तरह से इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत मिलती है। उसका प्रसारण करने का अधिकार भी हमें, अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलता है ना। इसी के अंतर्गत एक चीज़ ये भी आती है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष का फ़ॉन्ट टैप नहीं कर सकता। ये भी ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। एक तरह से कोई भी फ़ॉन्ट टैपिंग नहीं कर सकता है। सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत मिल रहा है और मौन रहने का अधिकार भी मतलब जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलता है। अब दोस्तों ये तो हुई बात अनुच्छेद 19(1) की, जिसके तहत अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी मिलती है। लेकिन क्या दोस्तों इस स्वतंत्रता या इस मौलिक अधिकार को हम एब्सोल्यूट मान लें, आत्यांतिक मान लें,
कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि सूचना का अधिकार आपको मिला है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है पिछले 5 से 7 वर्षों में कितने देशों की यात्रा की गई और उसमें कितना धन खर्च किया गया, इसके बारे में अगर आप अनुमानतः किसी प्रकार का आंकड़ा बोलते हैं या डेटा प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग होगा। इसके लिए आपको अनुच्छेद 19(1) के ही तहत ये अधिकार दिया गया है कि आप पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस से ये जानकारी जुटाएं हैं कि पिछले 1 वर्ष या पिछले इतने वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन किन देशों की, कितने देशों की यात्रा की है और उसमें कुल खर्च कितना हुआ है। जब वो आंकड़े आपके पास में मतलब सरकारी आंकड़े जब आपके पास में होंगे, उन आंकड़ों के आधार पर ही तो आप जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी प्रकार का विचार प्रकट कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि हम किसी भी व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध, है ना, उसके अपने फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे कोई विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करे या, है ना, बाधित करे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हम कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जो मन में आए वो नहीं बोल सकते, वो नहीं प्रकट कर सकते। हमें सरकार द्वारा या राज्य द्वारा या यूं कहूँ कि देश के संविधान द्वारा युक्तियुक्त उपबंधों के माध्यम से प्रतिबंधित भी किया गया है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में है, जिसमें कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले भाषण या नारे या अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी आधार पर राज्य युक्ति युक्त उपबंध कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 19 जो है, जिसके तहत हमें अभी तमाम तरह की स्वतंत्रताओं को अभी हम पढ़ेंगे, है ना, अनुच्छेद 19 आत्यंतिक नहीं है या एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इसको हम ये कहें कि अनुच्छेद 19(1) जो है वो असीमित नहीं है ना, सीमित है ना। जहाँ जहाँ सरकार को या राज्य को ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ये देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह से हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 19(1)(2), जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(ख) पढ़ने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। दोस्तों, हमने अपने विचारों को प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। अब हमें विचारों को प्रकट करने के लिए या एक जैसे विचारों के लोगों को मिलाने के लिए या मिलने के लिए कोई सम्मेलन करना है, तो हम हथियार रहित और शांतिपूर्ण ढंग से उन लोगों से मिल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ये अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 19(1)(ख) के तहत या अनुच्छेद 19(1)(ब) के तहत मिला हुआ है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 19(3) जो है इस बात का प्रावधान करता है कि भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में युक्ति युक्त उपबंध कर सकता है। भले ही आप शांतिपूर्ण ढंग से मिल रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो, लेकिन राज्य को अगर किसी भी प्रकार की ऐसी आशंका होती है कि लोक व्यवस्था जो है वो भंग हो सकती है या किसी प्रकार की है ना, लड़ाई झगड़े या दंगे जो है हो सकते हैं या किसी प्रकार की और अन्य आंतरिक असुरक्षा का भाव जब राज्य के मन में हो, तब वो किसी भी प्रकार का सुरक्षा से संबंधित युक्ति युक्त उपबंध एक तरह से कर सकता है। ये अनुच्छेद 19(3) बताता है। इसी तरह से हम जब आर्टिकल 19(1)(c) की जब हम बात करते हैं, 19(1)(g) की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत संगम, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है तरह से हमें दिया गया है कि हम किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं
है ना, सहकारी समिति बना सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोगों से मिल करके किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को करने के लिए हम लोगों का सहयोग ले सकते हैं। समिति बनाने का अधिकार जो है हमें है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के संगम, संगठन या समिति बनाने का अधिकार किन्हें नहीं है। सेना, पुलिस, गुप्तचर एजेंसियां और ये जो हम बात करते हैं सैनिक और अर्धसैनिक बल जो है, इन्हें किसी भी प्रकार की यूनियन या संघ बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, दूसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली ये कि किसी भी व्यक्तियों के द्वारा, किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक दल बनाना उनका एक मौलिक अधिकार है। और ये एक मौलिक अधिकार जो मिल रहा है लोगों को, या यूँ कहूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां अनुच्छेद 19(1)(ग) जो है इस अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी राजनीतिक पार्टी को गठित करती है। इसी तरह से हम आगे बढ़े, अनुच्छेद 19(1)(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध भ्रमण करने का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी राज्य में हम बिना रोक टोक के भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अन्य अनुच्छेदों की तरह ही सरकार इस अनुच्छेद से संबंधित युक्ति प्रावधान करती है, जिसमें देश के कुछ राज्य के क्षेत्र विशेषों में हमें जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, या हमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक हो जाती है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत देश जो है जनजातीय बाहुल्य देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में निवास करती हैं, और उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, बोलचाल, रीति रिवाज, रहन सहन है, और वे उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती है, वो किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को जो है वो एक तरह से अनुमति नहीं देती है। तो राज्य भी जो है एक तरह से उन जनजातियों की परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए जो है एक तरह से प्रतिबद्ध है, और धीरे धीरे अपने प्रयासों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जो है एक तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें अभी कुछ वर्ष पहले 2018 में आपको ध्यान होगा कि अंडमान निकोबार का जो उत्तरी अंडमान है ना, इसमें हम पाते हैं कि नॉर्थ सेंटिनेल एक द्वीप है, उस द्वीप पर सेंटिनेल नाम की जो है एक तरह से जनजाति निवास करती है, और ये जनजाति एक तरह से विलुप्ति की कगार पर है। और इसके संबंध में ये आंकड़ा भी आया था कि इस जनजाति के लोग जो है बहुत कम बचे हुए हैं, और इनकी संख्या लगभग 50 से 150 मात्र ही है। और चूंकि आप लोगों ने एक सर्वे में ये भी पढ़ा होगा कि या ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी कि जनजातियों को जो है एक तरह से धर्मांतरण जो है बहला फुसला करके करवाया जा रहा है, जिसमें उन्हें है ना ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है। वो प्रलोभन देकर के किया जा रहा है, किन तरीकों से किया जा रहा है, इस सच्चाई पर या इसके संदर्भ में मेरे पास फैक्ट्स कम है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये खबर आपने पढ़ी या सुनी ज़रूर होगी कि धर्मांतरण का मामला इस तरह से जनजातियों के संदर्भ में सुनने को मिलता है। इसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि 2018 में अमेरिका का एक व्यक्ति जॉन एलिन शाओ नाम का जो है 28-29 वर्ष का युवक है, जो कि सरकार की बिना अनुमति के और कुछ मछुआरों की मदद से जो है वो इस क्षेत्र में पहुंच जाता है, और परिणाम उसको जो है इस बात के भुगतने पड़ते हैं कि ये जनजाति जो है एक तरह से इसकी हत्या कर देती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि जब आज़ादी हमें दी हुई है तो, और 19(1)(घ) के तहत ही आज़ादी दी गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण किया जा सकता है, तो सरकार प्रतिबंध क्यों लगा रही है? दोस्तों सरकार इसलिए प्रतिबंध लगा रही है कि आप किसी ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र में सरकार की पूर्वानुमति के चले गए, और जनजातियों ने जो है आपको बाहरी समझ करके, या है ना किसी भी प्रकार से आपके साथ में हिंसात्मक घटना घटित हो और आपकी जान को हानि हो, आपकी जान बचाने के लिए जो है सरकार इस तरह के प्रतिबंध लगा रही है, और सरकार उन जनजातियों का भी संरक्षण आपसे करना चाहती है ना, आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनके जीवन में ना करो। तो दोनों की सुरक्षा के लिए, दोनों के संरक्षण के लिए जो है युक्त उपबंध या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये तो बात हुई 19(1)(घ) के तहत कि सरकार द्वारा क्यों कुछ क्षेत्र विशेष में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दूसरी बात या दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लें और समझें कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से नहीं रोका जा सकता? और अगर ऐसा है तो अभी 2 वर्ष पहले कोरोना काल में क्यों हमें अपने घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बात जो है वो तो बाद में है, हमें अपने घर से पड़ोसी के घर में ही भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए, या यूँ कहूँ कि मिलने जुलने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों फिर वही बात आ जाती है कि राज्य का परम कर्तव्य है लोगों का कल्याण करना, है ना। राज्य अस्तित्व में ही है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और वो
किसी भी प्रकार से आपकी जान को हानि नहीं पहुंचने देगा, है ना। ऐसा हम मान करके चलते हैं, या यूँ कहूँ कि ऐसा एक तरह से राज्य का दायित्व बनता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे वे सारे प्रतिबंध जो एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन करेंगे, है ना, उसकी जान पर आन पड़ने वाले अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम होंगे, तो सरकार जो है, या यूँ कहूँ कि राज्य जो है, वो एक तरह से युक्त प्रतिबंध लगा सकेगा। मतलब अगर कोरोना काल में आपके है ना, आपके अस्वस्थ रहने से या कोरोना ग्रसित होने से, है ना, दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण फैलने की आशंका हो, तब जो है आपको घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के साथ में एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि इसी तरह से हम इस बात को पाते हैं कि वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाएं जो विशेष रूप से कहें कि एड्स ग्रस्त है ना, एड्स की बीमारी से ग्रसित है, वे भी एक राज्य से दूसरे राज्य में, है ना, नहीं जा सकती, या उन्हें भी सरकार द्वारा जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। या ऐसी कोई भी, केवल एड्स ही नहीं, ऐसी कोई भी संक्रमण फैलाने वाली बीमारी जो एक से दूसरे में फैलती हो, है ना, पैंडेमिक हो, ऐसी अवस्था में जो है राज्य जो है वो युक्त उपबंध या प्रबंध, है ना, करेगा, प्रतिबंध लगा सकेगा। तो ये हमने अनुच्छेद 19(1) घ के तहत पढ़ा या समझा। अनुच्छेद 19(1) अंग की हम बात करते हैं कि भारत में कहीं भी निवास का अधिकार होगा। भारत में कहीं भी निवास का अधिकार होगा से आशय ये है कि हम कहीं भी राज्य के किसी भी क्षेत्र विशेष में रह सकते हैं। वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है ना, वहाँ पर रहने से संबंधित वो पूरी करके हम वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 19(1) च की जब हम बात करें, तो हमने शुरुआत में ही बात की इस आर्टिकल के संबंध में कि इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19(1) के तहत दी जाने वाली 6 स्वतंत्रताओं में नहीं गिना जाता है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 19(1) की हम बात करते हैं, कोई वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो है एक तरह से वृद्धि शब्द लिख दिया है। यहाँ पर वृत्ति शब्द जो है आएगा, आप इसे वृत्ति लिख लीजिएगा। मैं इसे लिख दे रहा हूँ इधर, इस वृत्ति शब्द को आप वृत्ति लिख लीजिएगा जी। हम आगे बात करते हैं, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी वृत्ति व्यापार करने का अधिकार होगा, तो क्या इस अधिकार या इस स्वतंत्रता के नाम पर हम लोगों को जहर बेचने लग जाएं? दोस्तों, हमें यही बात ध्यान देने वाली है कि सरकार ने या राज्य ने, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम जो भी धंधा करना चाहें, जो भी व्यापार करना चाहें, जो भी वृत्ति हम करना चाहें, जिससे हम अपनी आजीविका को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, अपना जीवन जी सकें, गरिमामय जीवन जी सकें, वो व्यापार वृत्ति काम हम कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति द्वारा जो है अपनी आजीविका को संचालित करती है और वे एड्स से पीड़ित है, तो ऐसी महिलाओं को जो है एक तरह से वो वृत्ति करने से रोका जाएगा, है ना, देह व्यापार करने से रोका जाएगा। इसी तरह से जब हम ये देखते हैं कि आप किसी प्रकार की ऐसी सामग्री बेचते हैं जो एक तरह से संवेदनशील है, किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कोई मिलावटी सामान या इस तरह का कोई जहरीला या मादक पदार्थ आप नहीं बेचेंगे या उसका व्यापार नहीं करेंगे जिससे लोगों की है ना, जान को हानि हो या लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव एक तरह से डालती हो। इस तरह का वृत्ति व्यापार जो है वो करने से राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमने अनुच्छेद 19(1) के तहत पढ़े, जो हमें अलग अलग तरह के मौलिक अधिकार देते हैं या स्वतंत्रताएं जो है हमें देते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, जो इस आर्टिकल के लास्ट में जो है एक तरह से स्पष्ट की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 358 है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपको, हमने जो अभी तक अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ से ङ, च तक की जो बात की, उन अनुच्छेदों को जो है एक तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको बोलने से रोका जा सकता है, आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने से रोका जा सकता है, आपको संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाने से रोका जा सकता है, आपको कहीं भी भ्रमण करने से रोका जा सकता है, कहीं निवास
करने से रोका जा सकता है। वहाँ की ना है ना, वहाँ के निवासी आप है या नहीं है, इस तरह के सर्टिफिकेट ना दिए जाएं या इस तरह की चीज़ें जो है उस आपातकाल की स्थिति में जो है आप पर प्रतिबंधित की जा सकती है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से अनुच्छेद 19(1) जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है, उसकी सीमाएं हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये बात या ये अनुच्छेद 19 जो है आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे या मैं आप तक पहुंचा पाया होऊंगा इस बात को। आगे हम पढ़ते हैं